Hello students, in today's lecture number 7, we shall discuss the concept of acceleration. Acceleration, which is denoted by small a, and it is the rate of change in velocity. First we write its definition, then we shall understand it. It is the rate of change in velocity. It is the rate of change in velocity. Rate of change in velocity at which an object is moving. ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है जिस वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है. जैसे यूनिफॉर्म मोशन जो होती है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाता है. यूनिफॉर्म मोशन की यदि हम बात करें, यूनिफॉर्म मोशन में आप जानते हो सब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रेट पाथ में जाता है. कैसे पाथ में जाता है? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है इन यूनिफॉर्म मोशन. तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम रिमेन्स कांस्टेंट. वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है, ये आप जानते हो. ठीक है. और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है. ठीक है. और इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज इन वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट की, वो क्या होगा? 0 होगा. इट मीन्स यदि वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी of an object with respect to time is 0. तो जो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज है वो 0 है. किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में. ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं. ये यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, और स्ट्रेट पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आता. लेकिन यदि हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में नहीं जाता. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का पाथ जिगजैग होता है. कैसा होता है? जिगजैग होता है. नॉट ए स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ में नहीं जाता. ठीक है. स्ट्रेट पाथ में नहीं जाता, जिगजैग जाता है. ठीक है. और यदि स्ट्रेट पाथ में जाता भी है तो जो वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है किसकी? ऑब्जेक्ट की. वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट रिमेन सेम. वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के रेस्पेक्ट में सेम नहीं रहती. ठीक है. इट मीन्स दैट इज, लिख सकते हैं, इट मीन्स देयर इज ए चेंज. जब सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. इट मीन्स देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये दो जो एग्जाम्पल मैंने दिए बेटा, एक एग्जाम्पल ये यूनिफॉर्म मोशन का लिया ऊपर मैंने, और नीचे एग्जाम्पल लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. तो इससे ये समझ में आता है कि यूनिफॉर्म मोशन में तो जो चेंज है वेलोसिटी में वो 0 होता है,
ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो चेंज है वेलोसिटी में वो जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदलती रहती है, सेम नहीं रहती है। ठीक है। तो फिर ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसको मेजर करने के लिए हमने क्या डिफाइन किया, एक्सिलरेशन डिफाइन किया। सो एक्सिलरेशन इज बेसिकली डिफाइंड टू मेजर द चेंज इन वेलोसिटी। सो व्हाट इज एक्सिलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है एक्सिलरेशन को। क्या है डेफिनेशन इसका? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि एक्सिलरेशन मेजर्स चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज को मेजर करता है, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कितना बदल रहा है, इसका मेजरमेंट कौन करता है? एक्सिलरेशन करता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब एक्सिलरेशन को लिखेंगे कैसे? ये चेंज इन वेलोसिटी है ना एक्सिलरेशन, तो जो एक्सिलरेशन है उसको लिखा जाता है एक्सिलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। तो ऊपर तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, और नीचे क्या आएगा? टाइम आएगा। ये होता है एक्सिलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सिलरेशन, ये एक्सिलरेशन का दूसरा फॉर्मूला हो गया। शॉर्ट में यदि लिखें तो एक्सिलरेशन को ए लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल बी लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू लिखते हैं, टाइम को टी। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। अब आप कहेंगे सर ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? बेटा देखिए, जैसे ये कार मान लीजिए ए जगह से कहीं कहां पर? बी जगह पर। तो कुछ समय के बाद ये बी जगह पर पहुंच जाएगी। तो जो बी जगह है कार की, ये फाइनल है, ठीक है, और ये इनिशियल है। तो जब कार ए से चलना शुरू की तो उसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, और जब बी पर पहुंच गई तो कार की जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तभी तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम। ये होता है एक्सिलरेशन। अब एसआई यूनिट क्या होता है एक्सिलरेशन का? एसआई यूनिट। अब देखो एसआई यूनिट निकालना है। ऊपर कौन है? चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे कौन है? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड है ऊपर, और नीचे टाइम मतलब सेकंड है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सिलरेशन भी कैसी होगी? एक्सिलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सिलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। एक्सिलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, क्लियर है? तो ये इससे आगे फिर अब हम बात करें, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखिए चेंज जो होता है ना वेलोसिटी में, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़े और एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटे। ठीक है, तो यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए 2 पॉइंट नोट करके लिखना है। नोट, पहला नोट है कि इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में क्या होगा? इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, ध्यान रखिएगा, बढ़ रही है, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, तो वो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एक्सिलरेटेड मोशन। किस में कहलाएगा?
एक्सिलरेटेड मोशन में कहलाएगा। और एक्सिलरेटेड मोशन को ही हम दूसरा नाम और दे देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हम कहते हैं किसको? एक्सिलरेटेड मोशन को। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती है तो उसे हम एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? और यदि दूसरा पॉइंट इसमें लिखूं, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग। ठीक है? इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, यदि लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इज, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। भाई डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, कम है, और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, यानी फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, इसे कहते हैं बेटा रिटार्डेशन। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है ना तो इसे हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। यहाँ दूसरा नाम दे देते हैं डी एक्सिलरेशन। डी एक्सिलरेशन का मतलब स्पीड का कम होना। ठीक है, ये ध्यान रखना। डी एक्सिलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है। ये बात ध्यान रहेगी आपको। ठीक है, चलिए और बताता हूँ एक्सिलरेशन के बारे में। जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होता है। ठीक है, एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के साथ गिरता है। हालांकि स्टार्टिंग में तो स्पीड बढ़ती है, ठीक है, उसके बाद में जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उस पर हम ये अपवर्ड फोर्स की बात करते हैं, विस्कस फोर्स की बात करते हैं, एयर का अप थ्रस्ट की बात करते हैं, तो उस समय फिर कुछ समय के बाद में स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन आप ध्यान रखिए, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 9th क्लास के लिए आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में होगा ऑब्जेक्ट। यदि कोई मूविंग कार है तो कार का स्पीड तो कभी बढ़ता है और कभी कम होता है। तो वो कैसी मोशन हो गई, कैसा एक्सिलरेशन हो गया कार का? नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो गया उस कार का। ठीक है, तो कई बार सवाल आ जाता है कि एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म कब कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कब कहलाएगा? देखिए, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब क्या है ये मैं बता देता हूं आपको। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, एक जैसा एक्सिलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, किसमें? यूनिफॉर्म मोशन के केस में। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी जो होगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है यानी यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी ऑब्जेक्ट किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। एंड इट्स वेलोसिटी, किसकी? ऑब्जेक्ट की। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स,
by equal amounts in equal intervals of time, equal intervals of time। यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में है यानी यूनिफॉर्म मोशन में है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म मोशन में है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है कैसे, इक्वल अमाउंट से, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, देन द एक्सिलरेशन of the object is said to be uniform एक्सिलरेशन। तो वो एक्सिलरेशन क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट का, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। समझ में आ गई बात। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, और यदि उसके स्पीड में जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो इक्वल तरीके से हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था, किसका, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का क्या दिया था, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का गिरना, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, मीनिंग क्लियर होने चाहिए आपको, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब क्या है, यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट पर, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स, कैसी मोशन परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट। कैसी इक्वल अमाउंट से, अनइक्वल अमाउंट, एक जैसी नहीं, अलग अलग अमाउंट से, कभी ज्यादा बढ़ रहा है कभी कम बढ़ रहा है, कभी कम घट रहा है कभी ज्यादा घट रहा है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में जो चेंज आता है वो इक्वल नहीं आता है, अनइक्वल आता है, देन द एक्सिलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट का एक्सिलरेशन होगा इज सेड टू बी, क्या कहलाएगा, इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने इसका, ऊपर बताया था आपको, मूविंग कार। जब कार रोड पर चलती है तो कभी इसकी स्पीड बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, लेकिन हर बार जब बढ़ती है तो सेम रेट से नहीं बढ़ती है, हर बार जब डिक्रीज होती है तो सेम रेट से डिक्रीज नहीं होती है। इसका मतलब कार नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे हम कुछ और बात करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले लेते हैं एक्सिलरेशन के ऊपर। क्या ले लें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले लें। जैसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने लिए है एग्जाम्पल 8.4 एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 8.4 एनसीईआरटी का क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, कहां से स्टार्ट करते हुए, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करते हुए राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल, अब राहुल अपनी साइकिल में पेडल मारता है टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये राहुल है, राहुल, ठीक है, राहुल, और ये इसकी बाइसाइकिल है बेटा, ये बाइसाइकिल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लियर।
और ये इसमें पैडलिंग करते हैं, ये पैडल मारते हैं इस पर बाईसाइकिल पर। कितनी वेलोसिटी अपनी इनिशियल पोजीशन से, स्टेशनरी पोजीशन से चलते हैं। टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी अचीव करने के लिए क्या पेडल मारते हैं, इसमें चलाते हैं साइकिल को। और कितने समय में इतनी स्पीड अचीव कर लेते हैं 30 सेकेंड में। कितने समय में 30 सेकेंड में इतनी स्पीड अचीव कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो 0 थी, इनिशियल स्पीड 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और बाद में स्पीड हो जाती है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में 30 सेकेंड में। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद में वो ब्रेक अप्लाई करता है। सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल डाउन्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद में ये ब्रेक अप्लाई करता है, राहुल ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के बाद राहुल की जो साइकिल की स्पीड है ना बेटा, राहुल की साइकिल की जो स्पीड है वो v कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। पहले 6 थी, अब कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, ये v2 मान लेता हूँ, ये v1 मान लेता हूँ। ठीक है ना, क्लियर है। या फिर आप देखिए स्टेशनरी पोजीशन से चल रहा है तो इसको इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हो, इसको फाइनल मान सकते हो। ठीक है, चलिए तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी कितने पर आ जाती है 4 मीटर पर सेकेंड पर आ जाती है। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में इतनी स्पीड हो जाती है। कैलकुलेट द एक्सिलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस, दोनों ही केस में जो बाईसाइकिल है उसकी स्पीड बताइए कितनी होगी, एक्सिलरेशन बताइए। तो पहले केस में देखें, ये फर्स्ट केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, ये बिफोर ब्रेक, ये फर्स्ट केस हो गया, केस 1 हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया केस 2 ब्रेक अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो केस 1 में एक्सिलरेशन कितना होगा, देखिए केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल 6 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह v1 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और टाइम कितना, टाइम t ले लिया। v1 कितना है 6 और ये 0, और टाइम कितना है 30, 6/30 आ गया। ठीक है, 6/30 को सॉल्व करें तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन आ गया। ठीक है, ये एक्सिलरेशन आ गया शुरू में। अब जब ब्रेक अप्लाई कर दिया उसने, जब ब्रेक अप्लाई कर दिया, जब राहुल ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ये सेकंड केस है, तो इसमें लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v की जगह v2 हो जाता है। ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी v1 कहलाएगी। भाई आ कितने से रहा था 6 मीटर पर सेकंड से, और बाद में ब्रेक अप्लाई करने के बाद इतना हो गया, तो इनिशियल तो v1 हो जाएगी ना, 6 मीटर पर सेकंड जो है इनिशियल हो जाएगी इस सेकंड केस के लिए। ब्रेक लगाने से पहले जो स्पीड थी वो इनिशियल कहलाएगी, और ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड मिली उसको वो फाइनल कहलाएगी। और टाइम कितना, टाइम अभी देखते हैं। तो v2 कितना है आपका 4 और v1 कितना है आपका 6, और टाइम कितना, कितने समय में ये 4 हो जाती है स्पीड 5 सेकेंड में। अब देखो इसको सॉल्व करो, -2/5 आ गया, 4 - 6 मतलब -2/5, यानी ब्रेक लगाने के बाद क्या हो रहा है बेटा, डी एक्सिलरेशन हो रहा है। ब्रेक लगाने के बाद डी एक्सिलरेशन हो रहा है, यानी उसका एक्सिलरेशन कम हो रहा है, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमें कि एक्सिलरेशन कम हो रहा है। ठीक है, डी एक्सिलरेट हो रहा है ये। भाई ब्रेक लगाने के बाद डी एक्सिलरेट होगा, स्पीड डाउन होगी तभी तो वो रुकेगा ना। तो ये माइनस साइन क्या बताता है कि एक्सिलरेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड केस में एक्सिलरेशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, When will you say a body is in uniform acceleration? बता दिया, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में तब कहलाएगी जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, और उसकी स्पीड में जो चेंज आता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में
इंक्रीज या डिक्रीज जो स्पीड होती है वो सेम तरीके से होती है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम होता है तो उस ऑब्जेक्ट का किस में कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में चेंज है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो बढ़ रही है या कम हो रही है वो समान तरीके से नहीं हो रही है, कभी ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कम बढ़ती है, कभी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, कभी कम डिक्रीज होती है। तो ऐसे केस में वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कहलाएगा। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा था ना मैंने, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, तो वहां से आप ये क्वेश्चन 1 कर लेना। चलिए क्वेश्चन 2 पर चलते हैं अब हम। एक बस है डिक्रीजेज इट्स स्पीड। एक बस जो अपनी स्पीड को डिक्रीज करती है, ए बस डिक्रीज कम करती है इट्स स्पीड, खुद की स्पीड को। कहां से कहां, पहले 80 किलोमीटर पर आवर पर चल रही थी बस, बाद में डिक्रीज करके ब्रेक लगाया होगा ड्राइवर ने, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द बस। अब ये जो एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन तो आएगा नहीं, बेसिकली स्पीड जब कम होती है ब्रेक लगाने के बाद तो वो डी एक्सिलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, तो वो कितना होगा ये हमें पता करना है। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, इतने पर चल रही थी ना बस, और ब्रेक लगाने के बाद जब स्पीड को कम किया तो फाइनल स्पीड कितनी आ गई, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आ गई है। तो v की जगह रखो आप कितना 60 और u की जगह 80, ठीक है, और टाइम की जगह 5 सेकेंड। लेकिन ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, किलोमीटर पर आवर में आ रही है, और नीचे सेकंड है। तो आप क्या करोगे फिर, इसको आप इसको बदल लेंगे, या तो सेकंड को आवर में बदल लो, 5 सेकंड को आवर में बदल लो। चलो देखो, 1 आवर में होता है, 1 आवर में होता है कितना 3600 सेकंड होता है, 1 आवर में होता है ना भाई। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर में 60 मिनट यानी 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने आवर्स होंगे, 1/3600 आवर, ठीक है। तो 5 सेकंड में कितने होंगे, तो 5 इंटू 1/3600 आवर्स, इतने हो जाएंगे। तो 5 इंटू 1/3600 आवर्स में बदल लिया मैंने, ठीक है। आप चाहें तो बाद में हम किस में निकाल लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाल लेंगे। देखो ऊपर आया -20 और नीचे से 3600 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5, और ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। अब ये 5 से कैंसिल हुआ 4, तो -4 इंटू ये आ गया 0 0, और ये हो गया 4 6 जब 4 24, 4 आ गया, 2 गया, 4 3 जब 12 और 2 इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना आ गया ये एक्सिलरेशन। लेकिन एक किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आया। अब हमें इस चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए। डी एक्सिलरेशन आ रहा है ना, नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब। अब आप जानते हो, देखो इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, जो स्पीड है इनको मीटर पर सेकंड में बदल लो। अब कैसे मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है या नहीं, 80 को देखो, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और आवर का मतलब 3600, तो 5/18 आया, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 9 जा 18, और ये 40 200/9, 200/9 मीटर पर सेकंड, ये आ गया इसका आंसर। और ये 60 किलोमीटर पर आवर को बदलोगे तो 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये 30 और ये 9, तो 150/9, 150/9 मीटर पर सेकंड, यही तो आया। समझ गए बात को, 150 भाई 2 से ये 30 बार कट गया और 2 से ये 9 बार कट गया, 30 इंटू 5 150 और 9 ये मीटर पर सेकंड में बदल लिया, और टाइम तो सेकंड में है ही, तो आप रख दो। v का वैल्यू कितना है मीटर पर सेकंड में, v का वैल्यू, v की जगह रखो, तो v का वैल्यू है 150/9 माइनस u का वैल्यू कितना है 200/9
अपॉन टी का वैल्यू कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, मीटर पर सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा। 9 एलसीएम आ गया तो 150 माइनस 200 और 9 नीचे आएगा 5 भी है तो कितना आ गया -50 अपॉन 9 इंटू 5। अब 5 से ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सिलरेशन आएगा बेटा, ये एक्सिलरेशन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन नहीं डी एक्सिलरेशन, क्योंकि कम हो रहा है ना स्पीड बस का। माइनस साइन का मतलब डी एक्सिलरेट हो रही है, रिटार्डेड मोशन हो रही है बस की, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तभी तो 80 से और 60 हो गई स्पीड, 80 से 60 तभी तो हुई। चलो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से चलती है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के साथ आगे बढ़ती है, और कितनी स्पीड अचीव कर लेती है, कितनी स्पीड अटेन कर लेती है, अटेन मतलब प्राप्त कर लेती है 40 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में 10 मिनट्स में। फाइंड द एक्सिलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है उसकी, तो स्पीड कितनी है, v कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पहले तो बदल लो मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 ऐसे ही बदलते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 9 और ये 20, तो 100/9 मीटर पर सेकंड, ये भी आ गया। और t क्या है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का मतलब 10 इंटू 60 यानी कितना 600 सेकेंड्स, ये टाइम हो गया। तो एक्सिलरेशन क्या होगा, ए क्या हो जाएगा v/t, है ना, क्योंकि ये तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस u/t यही होता है ना। तो देखो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई, ट्रेन स्टार्ट हुई रेलवे स्टेशन से, तो ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड होगी वो तो 0 होगी, रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी तो इनिशियल स्पीड तो 0 होगी, तो इसमें रख दो। अब v का मतलब कितना 100/9 और u का मतलब 0 अपॉन t का मतलब कितना 600। सॉल्व करो बेटा इसको, a इज इक्वल टू 100/9 इंटू 600, यही तो आएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही है 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0. ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है, पॉइंट लगाया 1 0 आया, फिर 0 लगाया 100 हो गया ऊपर, और फिर 1 ही जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सिलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सिलरेशन निकाल लेंगे इस ट्रेन का। तो इनिशियल स्पीड कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हुई कहाँ से, रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड इतना था और बाद में उसने इतनी स्पीड प्राप्त कर ली, ये फाइनल स्पीड हो गई। कितने समय में कर ली 10 मिनट्स में, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक चलो ये क्वेश्चन एक्चुअली इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हम पढ़ लेंगे तब हो पाएगा ये, ठीक है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हम पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम पूछ रहा है, तो ये तभी हो पाएगा बेटा, ठीक है, तो तब करेंगे इसको। चलिए हाँ जी, अब बात कर लेते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। मोशन को कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करें। पहला जो ग्राफ मैंने बताना है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं क्या करता हूँ, ये लीजिए एक ग्राफ पेपर पर आपको ग्राफ बनाना है, इधर ले लेता हूँ टाइम एक्स एक्सिस पर। ग्राफ बनाए होंगे आपने मैथमेटिक्स में, ये मिनट में टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर, और ये 0 और ये वाई एक्सिस है आपका। एक्स एक्सिस पर कौन है, टाइम मिनट में, और वाई एक्सिस पर कौन ले लेता हूँ, डिस्टेंस। क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस किस में ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए किलोमीटर में ले लेता हूँ।
ठीक है, आप मीटर में ले सकते हो, टाइम को सेकंड में ले सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, एक जैसी स्पीड। एक जैसी स्पीड मतलब स्पीड में जो चेंज आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ध्यान रखना। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधे सीधे कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन जो परफॉर्म करता है वो बताइए आप। ठीक है, क्लियर है, ये बात है, समझ में आ गई आपको। अब ये ग्राफ का नेचर आपको पता होना चाहिए। ये स्ट्रेट क्यों आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चलेगा, तो उस केस में जैसे मान लीजिए 9 बजे कोई ऑब्जेक्ट चला और 9 बजे उसकी स्पीड मान लीजिए 0, डिस्टेंस 0 थी 9 बजे, ठीक है, 9 AM पर। फिर 9:30 पर आपने मेजर की, आधे घंटे बाद मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, इस तरीके से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, ये टाइम ले लिया और ये डिस्टेंस ले ली, ये डिस्टेंस ले ली। ठीक है, फिर 10 बजे आपने मेजर किया तो 20 किलोमीटर। फिर आपने 10:30 बजे मेजर किया तो कितना, 30 किलोमीटर। ठीक है बेटा, फिर आपने 11 बजे देखा, 11 बजे तो 40 किलोमीटर। अब देखो डिस्टेंस में डिफरेंस जो है 10-10 का है ना, यानी इक्वल डिस्टेंसेज कवर हो रही है प्रत्येक आधे घंटे में, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो टाइम आप ले लीजिए इधर, जैसे ये 0 और ये मान लीजिए चलो यही 0 पर ही 9 बज गए मान लीजिए। ठीक है, और ये ले लिया आपने 9:30 का टाइम, ये ले लिया 10 बजे का टाइम, ये ले लिया 10:30 का टाइम, ये ले लिया 11 बजे का टाइम। जब 9 बज रहे थे तो डिस्टेंस 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। जब हाँ डिस्टेंस और ले लो इधर, ये 0, ये 0, ये 10 किलोमीटर, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, ऐसे डिस्टेंस ले ली। ठीक है, तो देखो 9:30 पर कितना है, 10, 9:30 पर 10 यहाँ कहीं आएगा ना पॉइंट, ये आएगा पॉइंट। 10 बजे कितना है, 20, 10 इधर से ले गए और 20 इधर से, तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, फिर 10:30 बजे 30 यहाँ कहीं आएगा, फिर 11 बजे 40 तो यहाँ कहीं आएगा। तो इन सभी को मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तो क्या होगा, डिस्टेंसेज अलग अलग होंगी, डिस्टेंसेज अलग अलग होंगी। ये मान लीजिए वही एक्स एक्सिस ले लेता हूं मैं, और ये ले लेता हूं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर ले लेता हूं मैं डिस्टेंस, किसमें, किलोमीटर में, और एक्स एक्सिस पर मैं ले लेता हूं टाइम। क्या ले लेता हूं बेटा, टाइम। ठीक है, जैसे भी आप ले रहे हो, मिनट में ले रहे हो तो मिनट में ले लो, ठीक है ना, सेकंड में ले रहे हो तो सेकंड में ले लो। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, टाइम और इधर डिस्टेंस ले लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या केस होता है बेटा, कि 9 बजे 0 है तो 9:30 बजे कितना होगा, मान लीजिए 10 किलोमीटर है, और 10 बजे हो सकता है 15 किलोमीटर हो, 10:30 बजे 10:30 बजे हो सकता है आपका मान लीजिए 25 किलोमीटर हो। ठीक है, फिर 11 बजे देखो तो मान लीजिए कितना है, 30 किलोमीटर हो। तो देखो प्रत्येक आधे घंटे में, हर एक आधे घंटे में, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर नहीं की जा रही है। पहले 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो ग्राफ बनाओ, तो 0 देखो 9 बजे तो 0 है, ये 9 बजे का टाइम ले लिया, ये टाइम ले लिया 9:30 का, ये 10 बजे का, ये 10:30 का, और ये 11 बजे का टाइम ले लिया। और इधर डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लीजिए ये 0 है, फिर ये 10 ले लिया मान लो, ये 20 ले लिया, ये 30 ले लिया, ये 40 ले लिया, और ये 50 ले लिया, ऐसे ले लिया। अब देखो 9:30 पर कितना है, 10, 9:30 पर 10 यानी ये पॉइंट आएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आ गया। 10 बजे कितना है, 15 किलोमीटर, 10 बजे 15 किलोमीटर, तो यहाँ कहीं आएगा,
आएगा ना, इन दोनों के बीच में होगा। और ये 10 बजे और ये 9:30 बजे था, 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर 10:30 पे कितना है, 10:30 पे 25 है, तो इधर से चले 10:30, ये 10:30 और 25 यहाँ कहीं आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट आ गया। फिर 11 बजे कितना है, 30, ये 11 बजे इधर से चले, 11 बजे चले और कितना 30, ये 30 रहा, ठीक है। दोनों यहाँ पर जाके मिले। अब देखो ग्राफ, अब देखो ग्राफ, क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? नहीं। कैसा ग्राफ है? जिगजैग ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आता है? जिगजैग ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसी स्पीड हो। ये लीजिए, मैं ऐसा ग्राफ बना लेता हूँ। इधर मान लीजिए मैंने टाइम ले लिया ना, आवर में ले लो, सेकंड में ले लो, जैसे भी लेना चाहो, और इधर वेलोसिटी ले लो किलोमीटर पर आवर में। ये वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली और एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, ठीक है। अब जब यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं ना बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक तरफ टाइम लें और एक तरफ यदि हम वेलोसिटी लें, वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म मोशन में जैसे 9 बजे वेलोसिटी मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 9:30 पर भी उतनी ही होगी, ठीक है। 9:30 पर भी उतनी ही होगी, 10 बजे भी उतनी ही होगी, 10:30 बजे भी उतनी ही है, 11 बजे भी उतनी ही है। तो इस तरीके से यदि आपकी जो क्या नाम से वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, हर जगह सेम है, प्रत्येक समय पर सेम वेलोसिटी आ रही है, प्रत्येक समय पर सेम वेलोसिटी आ रही है। तो देखो इधर टाइम ले लो, ये मान लीजिए 9 बजे का टाइम है, ये 9:30 का टाइम है, ये 10 बजे का टाइम है, ये 10:30 का टाइम है, और ये 11 बजे का टाइम है। और इधर स्पीड ले लो, मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो 9 बजे तो क्या है, 10, 9 बज गए, ये 10, ये पॉइंट आ गया। फिर 9:30 बजे 10 है, ये 9:30 बजे इधर से चले और 10 आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है। फिर 10 बजे कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो फिर यही पॉइंट आएगा, आएगा या नहीं, ठीक है। फिर 10:30 बजे भी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो यही आएगा। फिर 11 बजे भी यही स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर। सबको मिलाओ, देखे सबको मिलाओगे तो कैसा ग्राफ आ रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो ये मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ आ रहा है। और ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आता है, ध्यान रखिएगा, और टाइम की एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है। अब कई बार पूछ लेता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, ये जो शेडेड पोर्शन है बेटा, इसे हम एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया। इसका एरिया क्या होगा? ये रेक्टेंगुलर बन गया ना एक, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होगा? ये टाइम होगा, और ब्रेड्थ क्या होगा? ब्रेड्थ क्या होगा? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी टाइम इंटू वेलोसिटी, यही तो होगा इसका एरिया। एरिया क्या होगा इसका? एरिया बराबर होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। अब बताइए वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? आप सब जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां से डिस्टेंस में निकालूं तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख दो आप, ठीक है। वेलोसिटी ले रहे हो तो स्पीड टाइम लेोगे तो डिस्टेंस लिख देना, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, व्हाट डज द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डज द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट? डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसकी भी बात कर लें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए एक जैसा एक्सिलरेशन है, और उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। मान लीजिए इधर टाइम ले लिया मैंने, चलो मैं अब सेकंड में ले लेता हूँ टाइम को, इस एक्स एक्सिस पर,
और वेलोसिटी को मैंने ले लिया इधर, ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इधर ले लिया। अब यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मैंने अभी आपको बताया, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है तो इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट आएगा, ठीक है, और स्ट्रेट में जाने के साथ साथ उसकी स्पीड में जो चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो वो सेम रेशो में इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। कैसे, देखिए इधर टाइम ले होगे आप और इधर वेलोसिटी ले होगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में क्या होगा, 9 बजे मान लीजिए वेलोसिटी उसकी मान लेता हूँ 0 है, ठीक है, 9:30 पर वेलोसिटी मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड है, और फिर 10 बजे वेलोसिटी मान लीजिए 20 है, ठीक है, फिर 10:30 बजे मान लीजिए 30 है, फिर 11 बजे मान लीजिए 40 है। तो स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़ रही है वो सेम रेशो में बढ़ रही है ना बेटा, 10-10 का डिफरेंस है, तो सेम रेशो में स्पीड बढ़ती है, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कहते हैं। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये आप जानते ही हो, ठीक है। चलिए, अब यदि स्पीड कम हो रही हो, ये तो स्पीड बढ़ रही थी, अब मान लो मैं ऐसा एग्जांपल ले, तो हम बात कर रहे थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, इसमें हमने पॉजिटिव वेलोसिटी की बात कर ली थी, लेकिन यदि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही थी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, 9 बजे 0 थी, 9:30 बजे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, 10 बजे 20 मीटर पर सेकेंड थी, 10:30 बजे 30 मीटर पर सेकेंड, 11 बजे 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो सेम रेशो में बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। एक पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, इसमें घट रही है। 9 बजे 40 मीटर पर सेकंड थी, 9:30 बजे 30 मीटर पर सेकंड, 10 बजे 20 मीटर पर सेकंड, 10:30 बजे 10 मीटर पर सेकंड, 11 बजे 0। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ आ गया, यानी इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, देखिए दोनों ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ये जो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ आता है, हमें जो ग्राफ मिलता है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे आगे यदि हम बात करें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब आप सब जानते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का स्पीड जो बदल रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रेशो में ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। जब सेम रेशो में ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। पहले हो सकता है वेलोसिटी बढ़ रही हो, फिर हो सकता है वेलोसिटी घट रही हो, फिर बढ़ी हो वेलोसिटी, फिर घट रही हो, इस तरीके से ग्राफ आएगा। इनिशियली स्पीड बढ़ गया, फिर वेलोसिटी बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी में चेंज आता रहता है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना आकर के एक जिगजैग ग्राफ आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने पेज नंबर 107 पर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए यदि हम बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर हम टाइम ले लेते हैं, यूनिट लिख दिया करो टाइम का, सेकेंड, ठीक है, और इधर ले लेते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट आप सब जानते हैं मीटर होता है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, यूनिफॉर्म मोशन, यहां लिख देना यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्लियर। और फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन यदि हम ग्राफ बनाएं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है यदि ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर करता है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, फिर उस केस में जो ग्राफ होगा वो एक कर्व्ड ग्राफ होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए
डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ, नॉन एक स्ट्रेट लाइन ना आकर के इस टाइप का ग्राफ आता है, जिग-जैग ग्राफ आ सकता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सीधा सा सवाल था जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 107 से लिया है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये टाइम इधर लिया हमने सेकंड में और डिस्टेंस इधर है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस, जिस पर टाइम लिया है वो टाइम एक्सिस, उसके पैरेलल यदि ऐसा ग्राफ आता है तो इसे हम क्या कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट की इस मोशन को हम क्या कहेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी कंडीशन में है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसका मतलब यही हुआ ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। भाई जीरो टाइम पर मान लीजिए 10 मीटर डिस्टेंस पर था, 20 सेकंड के बाद भी मान लीजिए 10 मीटर है, 30 सेकंड के बाद भी मान लीजिए 10 मीटर डिस्टेंस है, 40 सेकंड के बाद भी वो 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया, यानी एक जगह खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट एक जगह खड़ा हुआ है, इसका मतलब मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सीधी सी बात हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, यदि स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब इसमें वो ये बात कर रहा है, ये टाइम ले लिया सेकंड में, ठीक है, और इधर ले लिया स्पीड वाई एक्सिस पर मीटर पर सेकंड में। यदि स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो उस केस में ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी किस में कहलाएगा बेटा, इन यूनिफॉर्म मोशन, किस में कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में होगा तभी तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन के केस में ऑब्जेक्ट जो है कैसा, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ, तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो एरिया ऑक्यूपाई होता है, मान लीजिए ये टाइम है, ये सेकंड में ले लिया, और इधर वेलोसिटी ले लिया, मान लीजिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर टाइम ले लिया, और ये मान लीजिए ग्राफ आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। अब ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो यहां से यहां तक ये तो हो गया टाइम, और यहां से यहां तक ये हो गया वेलोसिटी, और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, टाइम, और हाइट क्या है, हाइट हो गया इसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, 1/2 से कोई मतलब नहीं है हमें, टाइम इंटू वेलोसिटी किसका होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम आएगा, और यहाँ पर जो ग्राफ का, इस ग्राफ का एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसमें भी टाइम इंटू वेलोसिटी आ रहा है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटी मेजर होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मेजर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, एक कार का ड्राइवर है जो कि 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, वो ब्रेक अप्लाई करता है एंड एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, और एक्सिलरेट करता है यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, और कार 5 सेकंड में रुक जाती है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर
इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। जो दूसरी कार का ड्राइवर है जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, वो ब्रेक अप्लाई करता है और वो अपनी कार को 10 सेकेंड में रोक लेता है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा ये पता करना है पहले तो देखिए एक कार 1 लिख लेते हैं जो पहली कार है, और एक कार है कार 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार 1 का जो स्पीड था यू कितना था 52 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया तो फाइनल स्पीड उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और कितना टाइम में 0 हो रहा है उसका स्पीड, जो टाइम लग रहा है 5 सेकंड में। कितना में 5 सेकंड में। ठीक है, अब 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 26। ठीक है, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 5 6 से 30, 0 3, 5 2 से 10 और 3 13, 130/9। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये स्पीड हो जाएगा, और फाइनल स्पीड 0 है। तो इसका जो एक्सिलरेशन आएगा बेटा, फर्स्ट कार का जो एक्सिलरेशन आएगा v माइनस u/t। तो v तो है इसका 0 और u हो गया आपका 130/9। d एक्सिलरेट हो रही है और 5 सेकंड में। ठीक है, तो ये -1/30, 9 × 5 ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 से 10, 5 6 से 30, तो 26/9 को सॉल्व करेंगे तो 9 2 से 18। ठीक है, और बचा 8 पॉइंट लगेगा, 9 9 81, 9 8 से 72, 8 9 8 से 72। इस तरीके से इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सिलरेशन आएगा। फर्स्ट कार जो डी एक्सिलरेट होगी वो इस तरीके से होगी, और सेकंड कार का जो डी एक्सिलरेशन होगा, सेकंड कार की जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड देखो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी। अनदर कार ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो u 3 किलोमीटर पर आवर हो गया दूसरी कार का। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 15/18 आ गया। ये कितना आ गया 15/18, तो 5/6 आ गया, यानी कितना आ जाएगा ये 5/6 का मतलब 0. यस और 3, ये 5/6 ही रखो, ये पॉइंट में आ जाएगा, नहीं तो 5/6 मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, और v क्या है 0 है। कितने टाइम में 10 सेकेंड्स में। 10 सेकेंड्स में दूसरी जो कार है 10 सेकेंड्स में रुकती है। ठीक है, तो एक्सिलरेशन कितना है v माइनस u/t। v कितना है 0, u कितना है 5/6, t कितना है 10। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, तो ये 5/10 × 6 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5/60 है, तो 5 से इसको कैंसिल कर दो ना, 12 आ गया, ये 1/12 आ गया। ठीक है, 1/12 को क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट लगाया 0, फिर 0 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सिलरेशन आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली सेकंड कार का। ठीक है, सेकंड कार इससे डी एक्सिलरेट होगी और फर्स्ट कार इतने से डी एक्सिलरेट होगी। ठीक है, अब ग्राफ पेपर बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है। ऑन ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ। स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ प्लॉट करना है आपको। ठीक है, स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ, इधर ले लेना आप टाइम और इधर ले लेना स्पीड मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्लियर। अब पहली कार की स्पीड कितनी थी स्टार्टिंग में 52 किलोमीटर पर आवर थी, या 130/9,
तो आप इसको 52 किलोमीटर पर आवर ही ले लो, क्योंकि वो बेटर रहेगा। 50 किलोमीटर पर आवर में ले लो, और इसको सेकंड आवर में ले लो, सेकंड ले लो या आवर ले लो, आवर में ही ले सकते हो। तो देखो शुरुआत में स्पीड ज्यादा थी किसकी, कार 1 की 52 थी। कितनी थी, 52। तो शुरुआत में, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर, और बाद में जब टाइम कितना हुआ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद में ये 0 है, ये 5 सेकेंड है मान लीजिए, ये मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 2 और ये 4 और ये 6, यहाँ कहीं बीच में 5 आएगा। इस तरीके से ये टाइम ले रहा हूँ। तो 5 ये सेकंड में लिया है, तो 5 सेकंड में जो कार की स्पीड है वो 0 हो जाती है, यानी ये कार 1 का ग्राफ होगा, ये कार 1 का होगा, कार 1 का होगा, ठीक है। और दूसरी जो कार है कार 2, ये कार 2 का जो स्पीड है वो कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, स्टार्टिंग में 3 किलोमीटर पर आवर है, और 10 सेकंड के बाद ये 3 किलोमीटर पर आवर तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। आपको ग्राफ पेपर पर बना रहा है, मैं रफ में बना रहा हूँ। 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये 10 सेकंड में इसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो देखो 6, ये 8 होगा और ये 10 होगा, तो 10 सेकंड में इसकी स्पीड 0 हो जाती है। इसी तरीके से ये कार 2 का ग्राफ आ गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों के ड्रॉ कर लिए, ठीक है। विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, इन दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर की, ये पता करना है। इन दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस कवर कौन करेगा, जिसका एक्सिलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, जो ज्यादा डी एक्सिलरेट हो रही है। अब ज्यादा डी एक्सिलरेट कौन हो रही है, ज्यादा डी एक्सिलरेट कौन हो रही है, तो देखिए ज्यादा डी एक्सिलरेट कौन हो रही है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम आएगा। यदि इसके केस में हम देखें तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस जो फर्स्ट कार ट्रेवल करेगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी कितनी है 130 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 और 6 9, यानी कितना आ गया 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 2 9 2 जा 18, 2, ये मीटर आ गया, इतना मीटर डिस्टेंस आ गया लगभग अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट कार का, ठीक है। और सेकंड कार का d2 इज इक्वल टू वी इंटू टी, d2 v क्या है सेकंड कार के लिए 3 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में 5/6, और टाइम कितना है 10 सेकंड, तो 50/6 ये आएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 8.68 जा 48, 2 बचा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 मीटर। तो कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, फर्स्ट कार ने, कार 1 ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस। तो आप ये ग्राफ पेपर पे बनाना, मैंने इसको सिंपल इस पे बना दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये फिगर दे रखा है, सोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी और सी के लिए। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, कौन सा ज्यादा ट्रेवल कर रहा है बेटा, भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका वो ज्यादा फास्ट होगा। अब फास्ट कौन ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है। इस ग्राफ को एग्जैक्टली आप देख लीजिए, ये एक्सरसाइज का ग्राफ है, तो इसको इस तरीके से इसमें देखिए बेटा, ये ग्राफ है, तो कौन ट्रेवल ज्यादा फास्ट कर रहा है। तो इसमें ए बी सी में यदि हम देखें तो कौन ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियर। तो कौन ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है, देखो सोचो, ए का पाथ देखो, बी का पाथ देखो, सी का पाथ देखो, ए का पाथ देखो, बी का पाथ देखो और सी का पाथ देखो। हाँ जी, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है, तो ये टाइम है आवर में और ये डिस्टेंस है किलोमीटर में।
तो सबसे ज्यादा देखो ये 0 है, और ये बी जो कार है ये 12 के नजदीक है, सी जो कार है इससे कम है, और एक कार भी इसी के आसपास है, और एक कार इस डिस्टेंस पर पहुंचने में ज्यादा समय ले रही है या नहीं? ज्यादा समय ले रही है। बी कार कम समय में ही पहुंच रही है, सबसे कम समय में इस डिस्टेंस पर पहुंच रही है, तो फास्टेस्ट कौन हुई? कार बी हुई। कार बी इज द फास्टेस्ट। ठीक है, कार बी, ग्राफ से पता चल रहा है ना बेटा, कार बी इज द फास्टेस्ट। ठीक है, अब आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या कभी तीनों एक ही जगह पर रहती हैं? क्या कभी तीनों एक ही जगह पर रहती हैं? तीनों एक साथ एक ही जगह पर रहती हैं? नहीं, यहाँ दोनों तो हैं, यहाँ दो हैं, फिर यहाँ दो हैं, तो तीनों एक साथ तो एक जगह पर नहीं है, तीनों एक साथ एक जगह पर नहीं है। अब कह रहा है तीसरा प्रश्न, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए? जब बी ए को पास करता है, ये देखो बी ए को पास कर दिया, यहाँ बी और ए मिले और ये बी ने पास कर दिया ए को। ठीक है, तो सी ने कितना ट्रेवल कर लिया था इस समय? इस समय सी ने कितना ट्रेवल कर लिया था? इस समय सी ने जब बी ने पास किया ए को, ठीक है, जब बी ने पास किया ए को तो सी ने कितना ट्रेवल किया उस समय? इसी समय यदि सी की डिस्टेंस देखें तो ए ये 7.7 के आसपास आता है। किसके आसपास आता है? 7। इधर देखो, ये 7 के आसपास आता है। इसी समय तो जब ओवरटेक कर लिया, यहाँ पर ओवरटेक किया भाई, यहाँ मिले उसके बाद में ओवरटेक किया, तो लगभग 7 के आसपास आ रहा है। किसके आसपास आ रहा है? 7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, और ये इसके बाद में क्या पूछ रहा है? हाउ फार बी हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेज सी? बी ने कितना ट्रेवल कर लिया जब ये सी को पास करती है? तो बी बाय द टाइम इट पासेज सी, जब ये सी को पास करती है तब बी ने कितना ट्रेवल कर लिया था डिस्टेंस? बी ने कर लिया था लगभग 9 से 10 के बीच में। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ना, तो 9 10 11 12, तो 9 पॉइंट समथिंग ट्रेवल कर लिया बी ने। ठीक है, तो इस ग्राफ से एग्जैक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा। आई होप आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनको डिराइव करेंगे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as। इसकी बात करेंगे, इनको डिराइव करेंगे और फिर इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।